नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। इंजीनियरिंग दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान, प्रतिभाशाली इंजीनियर है भारत के पास। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी की पुरी से मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर। शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिलेगी हरी झंडी। भारतीय नौसेना का कमान सिंधु नदी पर मिनटों में बना दिया पुल। दुनिया कर रही है जमकर तारीफ। विश्व में भारत की बड़ी प्रतिष्ठा, चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। मंत्री हरपाल सिंह ने जीवा के लगाए आरोप। आप पार्टी के विधायकों को खरीदने के प्रयास, 25 करोड़ रुपए में खरीदने के प्रयास कर रही। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरिंग के दिवस पर मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारत की खुशनसीबी है कि उसके पास बड़ी संख्या में ऐसे कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इंजीनियरिंग दिवस तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के दीवान एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है, जिन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता था। मोदी ने ट्वीट किया कि इंजीनियरिंग दिवस पर सभी इंजीनियरों को शुभकामनाएं। हमारा देश खुशनसीब है कि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जो राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार अधिक इंजीनियरिंग के कॉलेज के निर्माण सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग दिवस पर हम सर एम विश्वेश्वरैया के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं। वह इंजीनियरों की भावी पीढ़ियों को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के एक अंश भी साझा किया जिसमें वह इस विषय पर बात करते सुनाई दे रहे हैं। भावना जी, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं। हम सभी ने ईंट पत्थरों से घरों और इमारतों को बनते देखा है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 1200 साल पहले एक विशाल पहाड़ को, जो कि सिर्फ सिंगल स्टोन वाला पहाड़ था, उसे एक उत्कृष्ट, विशाल और अद्भुत मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। शायद कल्पना करना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ था। और वो मंदिर है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर। अगर कोई आपको बताए कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व ग्रेनाइट का 60 मीटर से भी लंबा एक स्तंभ बनाया गया और उसके शिखर पर ग्रेनाइट का करीब 80 टन वजनिक एक शिलाखंड रखा गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर वो स्थान है जहां स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय मेल को देखा जा सकता है। गुजरात के पाटन में 11वीं शताब्दी की रानी की वाव देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हो रहे हैं। देश के उस हिस्से में तो वो पूजनीय है ही, बाकी पूरा देश भी उन्हें बहुत ही सम्मान और आत्मीयता के साथ याद करता है। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सदस्य राज्यों के प्रमुख की परिषद का 22वां शिखर सम्मेलन है।
आखिरी एससीओ सम्मेलन साल 2019 में बिश्केक के आयोजित किया गया था, जिसके बाद कोविड महामारी के कारण पिछले 2 सालों के दौरान रूस और ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअल तौर पर समिट का आयोजन किया गया। समरकंद में आयोजित एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के प्रति भारत के रुख से दोनों देशों के संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ हो गए हैं। जब पश्चिमी देश रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे थे, ऐसे वक्त में भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ कई प्रस्तावों को वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर उसकी परोक्ष तौर पर मदद की है। हिमाचल मंत्रिमंडल की आम बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इसमें लगभग 42 एजेंडों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में मुख्यतः मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अलग विधानसभा क्षेत्रों की जा रही घोषणाओं को हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्ज को माफ करने की मंजूरी मिल सकती है। ओबीसी कॉर्पोरेशन ने लगभग 31 करोड़ रुपए के ऋण लोगों को दे रखे हैं, लेकिन लंबे समय से इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। इसे देखते हुए ओबीसी कॉर्पोरेशन से सरकार ने इन कर्जों को माफ करने का आग्रह कर रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कॉर्पोरेशन के आग्रह पर वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट भाषण में इसे माफ करने की घोषणा कर रखी है, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है। कैबिनेट में प्रदेश भर में 70 से ज्यादा स्कूलों का अपग्रेड करने तथा 20 से ज्यादा पीएचसी व सीएचसी का दर्जा बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह नए पटवार खत खोलने, पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग के नए सेक्शन ऑफिस खोलने, नए सब तहसील सब डिवीजन व डिवीजन खोलने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा भी होगी, क्योंकि राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों और 1,91,000 पेंशनर्स को संबोधित वेतनमान के हिसाब से एरियर दे हैं। राज्य सरकार इसी मकसद से 2,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले चुकी है। ऐसे में कैबिनेट में अनौपचारिक तौर पर चर्चा होगी कि कर्मचारी को कितनी किस्तों में एरियर दिया जाए। विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में लगी है। वह अपने आप को स्वचालित हथियारों से लैस कर रही है और समय समय पर अपने विरोधियों को अपने साहसिक कारनामों से आगाह कर रही है। इसका ताजा उदाहरण दिया है भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने, जिन्होंने चंद घंटों में ही लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर पुल का निर्माण कर दिया। इस ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। इस पुल के निर्माण के बाद तकनीक के किंग चीन की आंख में फटी रह गई। सिंधु नदी पर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कई वाहन पुल के माल को ढो रहे हैं। एक एक कर वाहन नदी में चले जाते हैं, माल गिर जाता है। यह अस्थायी पुल एक तरह से स्वचालित है। पानी में गिराने के बाद यह अपने आप खुल जाता है। इसके बाद एक एक कर सभी जुड़ जाता है। देखते ही देखते पुल पल भर में बनकर तैयार हो गया और उस पर सेना के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दुनिया जमकर इसकी तारीफ भी कर रही है। दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ कर चुकी भाजपा पर आम आदमी पार्टी पंजाब के कैबिनेट एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने आपके 52 विधायकों के लिए 1,375 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। चीमा के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर आपको 10 विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिए गए। चीमा ने अपने इस दावे को पीछे उनके पास मौजूद रिकॉर्डिंग का हवाला दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कॉलर की पहचान का सवाल पर उन्होंने जांच का विषय बताकर टाल दिया। चीमा ने कहा कि जांच के बाद जल्द ही विधायकों को फोन करने वालों लोगों का नाम उजागर किया जाएगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है, जहां आप पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है। वहीं भाजपा के हिस्से में केवल 2 सीटें हैं। यदि आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को भाजपा अपने साथ मिला लेती है तो बहुमत का आंकड़ा 52 काफी दूर है। गुजरात चुनाव नजदीक है तो भाजपा ऐसे रिस्क क्यों लेगी?
महाराष्ट्र में भाजपा के पास सत्ता परिवर्तन के लिए एकनाथ शिंदे जैसा चेहरा था, जिस कारण शिवसेना की सरकार गिरी। लेकिन पंजाब में भाजपा के पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके साथ आने से बहुमत के आंकड़े को छुआ जा सके और सत्ता परिवर्तन किया जा सके। 25 करोड़ रुपया हरेक एमएलए ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ बीजेपी लगातार कर रही है। पंजाब ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1375 करोड़ रुपया बीजेपी कित्थों लेके आई आ? बीजेपी ने पंजाब तो कित्थे लुको के रखा गया? बीजेपी दे ऑपरेशन लोटस के तहत 1375 करोड़ रुपया बीजेपी पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार नूं डेगण दे विच ला रही आ। वो ब्लैक मनी, वो बड़े बड़े लोगों का किन्हां दा पैसा गा हो जिहड़ा पंजाब च इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि पंजाब विच लोकतंत्र की हत्या की जा सके। पंजाब विच लोकतंत्रिक तरीके नाल चुनी हुई सरकार नूं, लोकां दे मत नूं, लोकां दे विश्वास नूं किवें तोड़िया जा सके। वो 1375 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा, मैं पूछना चाहुंदा बीजेपी नूं कित्थे लुको के रखिया तुसीं? बात करते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए की खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब पुलिस को प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के कुछ विधायकों ने शिकायत के बाद पुलिस थाना स्टेट क्राइम माहौल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 8 और आईपीसी की धारा 171 बी और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी गई है। इसमें अहम बात यह है कि आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था, लेकिन केस अज्ञात पर दर्ज हुआ है। इधर अरविंद केजरीवाल ने 18 सितंबर को सभी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। सीएम भगवंत मान भी उसी दिन जर्मनी से वापस लौटेंगे। एफआईआर दर्ज होते ही आप विधायकों की शिकायत से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट विजिलेंस ब्यूरो को डायरेक्ट को सौंप दिए गए हैं। आपने कुछ कार्य कटिंग्स भी डीजीपी को दे दी है, इसे भी विजिलेंस को सौंप दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा, रमन अरोड़ा, बुधराम कुलवंत पंडोरी, निरंतर कौर भराज, रमेश दहिया एवं शीतल मंजित विजलासपुर, लाभ से उरोगो और कुलकीत रंधावा ने यह शिकायत की दी थी। झारखंड में सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ ही ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 43 प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 1932 में खतियान को पारित करने का फैसला भी था। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी बंदना दादिल ने बताया कि झारखंड की स्थानीय और निवासी परिभाषा और पहचान के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाया जाएगा। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को भी स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध में जो मुख्य प्रावधान है, उसमें वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 एवं तथा पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है। यही नहीं, जो भूमिहीन होगा या फिर जिनके पास खतियान नहीं होगा, ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। इस विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा में भेजेगी और उस पर अप्रूवल लेने के बाद उसे केंद्र सरकार भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अनुरोध करेगी। इसके लिए नया विधेयक लाया जाएगा। इस झारखंड में 1932 में खतियान को लेकर लोगों ने खुशियां मनाई है। स्टेट सर्टिफिकेट के बाहर जमकर पटाखे फोड़े गए हैं। बड़ी संख्या में लोग सीएम सोरेन को बधाई देने पहुंचे थे। वहीं राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अंततः पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाली ओबीसी को 12% आरक्षण और
आर्थिक रूप को कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में दिया गया। यानी अब राज्य में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 23% सीटें बची है, तभी इसे विधायक का नाम झारखंड पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित में तथा संशोधन हेतु 2022 विधेयक रखा गया है। इससे भी पहले विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए ऑल इंडिया मसलिस इत्तेहाद उल मुस्लिम ने प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि गंभीर मुद्दों से बचने के मामलों में वह चीते से भी तेज है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 में खिलाफ करार देते हुए कहा था कि यह भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों को खोल देगा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों का सर्वेक्षण करने के उत्तर प्रदेश सरकार को कदम की भी आलोचना की। ओवैसी ने मोदी को लेकर चित्ते वाली टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में तब की जब उनमें नामीबिया से लाए गए 8 चित्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर पर कुना राष्ट्रीय उद्घाटन में छोड़ने की खबरों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी बेरोजगार की बात होने पर तेज भागने में चीते को भी पीछे छोड़ देते हैं। मोदी जी से पूछेंगे तो चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर गया, तो मोदी जी चीते से भी ज्यादा तेज चले जाएंगे, लेकिन चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो गया, तो वह चीते को भी मात देंगे। उनकी इन मामलों में बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए और देश को बताइए कि आप कर रहे हैं कि चीन पीछे हट रहा है, बताइए कहाँ हट रहा है। वह इस पर बात नहीं कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये चीते जहाँ जिंदा है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसलों को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ एक झटका करार देते हुए बुधवार को यह कहा कि फैसला भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों को खोल देगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि हमारा मानना यह है कि वह फैसला गलत है। जो फैसला एक झटका है, वह फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ जाता है। वह फैसला भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों को खोल देगा। वह फैसला भविष्य में अस्थिरकारी कारक पैदा कर सकता है, यह मेरी आशंका है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि देवी देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित है। उसने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया समिति इस पर अपील करेगी और उन्होंने कहा भी कि हम अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के सवाल पर उन्हें कहा, सर्वे सिर्फ बिना अनुदान वाले मदरसों का ही क्यों हो रहा है? सर्वे संघ संचालित स्कूलों व मिशनरी स्कूलों, निजी व सरकारी स्कूलों का क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ एक समुदाय के गैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करना मेरी नजर में लक्षित सर्वे है और इसके जरिए बाद में इनको तंग किया गया जाए। इसलिए मैंने कहा कि यह छोटा एनआरसी है। अगर आप कई सर्वे करना चाहते हैं तो सभी संस्थानों का सर्वे करवाइए। हिजाब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। यह हमारा सांस्कृतिक अधिकार है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहा है तो इनकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? ओवैसी ने कहा, अगर कोई महिला हिजाब पहन रही है तो वह अपने सर पर पहन रही है ना, अपने दिमाग पर। अगर कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? ओवैसी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने जयपुर के कुछ इलाकों में जनसंपर्क भी किया। उनका राज्य के खेतावाली इलाके में जनसंपर्क व सभाएं करने का कार्यक्रम है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे की खबर की ओर और बात करते हैं ज्ञानवापी के बाद बदायूं की। जामा मस्जिद मामले में सुनवाई गुरुवार को यानी आज बदायूं कोर्ट में होगी। हिंदू पक्ष में 18 वकील बहस करेंगे। मामले की सुनवाई सिविल जज के सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट में होगी। पिछले दिनों कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और अखिल भारत हिंदू महासभा के बीच दायर हुए वाद की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख दी थी। मुस्लिम पक्ष इस परिसर को मस्जिद मान रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे नीलकंठ महादेव का मंदिर मानता है। मुकदमे में पैरोकार और हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश सिंह पटेल का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था। इसको लेकर कुछ और साक्ष्य भी मिले, जिन्हें वह कोर्ट में रखेंगे। हिंदू पक्ष ने वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया, गवर्नमेंट का गजेटियर साल 1986 में प्रकाशित हुआ था। इसमें अल्तमश ने मंदिर की प्रकृति बदलने का जिक्र किया है। याचिका में पहले पक्षकार भगवान नीलकंठ महादेव को बनाया गया था। इंतजामिया कमेटी के सदस्य और मुस्लिम पक्ष के वकील इसरार अहमद सिद्दीकी का कहना है कि वह सुनवाई के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी समेत वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया था। नोटिस तामील में हुए हैं या नहीं इसे स्पष्ट नहीं है। 15 सितंबर को ही पता लगेगा। अगर नोटिस तामीली प्रक्रिया को हो गई तो वो साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखेंगे। दूसरे पक्ष ने किस आधार पर दावा किया है, इसका भी विधिक प्रक्रिया के तहत नकल सवाल दाखिल कर दस्तावेज अदालत में मांगेंगे, ताकि हम और मजबूती से अपना पक्ष रख सके। इसरार ने कहा कि जामा मस्जिद संपे लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया था। कोई भी ऐसा गजेटियर नहीं है जिसमें यह मेंशन किया हो कि मंदिर था। यह मुस्लिम पक्ष की इबादत गाह है और यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन लोगों ने भी मंदिर के अस्तित्व का कोई कागज दाखिल नहीं किया है। बात करें हिमाचल कांग्रेस के सचिव एवं कुटलैहड़ के नेता देसराज मोदगिल ने शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने बंगाना के ऊना तक पड़ाव रैली निकाली, जिसमें बाइक व अन्य वाहनों पर काफी संख्या युवा शामिल हुए। रैली बंगाना से शुरू हुई, जो थाना कला, कुरवाई बॉल, समूर कला, डंगोली, कोटला कला होते हुए एमसी पार्क ऊना में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और देसराज मोदगिल के समर्थन में नारेबाजी की। देसराज मोदगिल ने कहा कि बीजेपी सरकार हर फ्रंट पर असफल रही है। इस बार कुटलैहड़ में जनता ने बदलाव के लिए मना बना दिया है। कुटलैहड़ ने विधायक एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर को हर मोर्चे पर फैल रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बेरोजगारी चरम पर है, जिससे जनता परेशान है और बदलाव के लिए उतावली है। देसराज ने आरोप लगाया कि बैकडोर से चाहते हैं कि नौकरियां दी जाए, साथ ही में चुनिंदा शहरों को भी लाभ दिया जा रहा है, जिसमें जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। कहा कि पिछले चुनाव से सबक लेते हुए जीत के लिए पूरा प्लान तैयार किया है।
इसमें 32 साल से मिल रही हार को क्रम को इस दफा जीत में बदला जाएगा। बदलाव के लिए उतावली है, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और कुटलैड़ में भी जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हैं वो भी हर मोर्चे पर फेल है। बेरोजगारी है, चरम सीमा पर है। यहाँ जितने वायदे हुए थे कुटलैड़ के विकास के लिए वो कोई पूरा नहीं हुआ है। पानी के लिए जनता तरस रही है और पिछले दरवाज़ों से लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही है। सरकार के जितने भी बेनिफिट हैं वो अपने चंद लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। चंद लोगों का विकास हुआ है और चंद लोगों का विकास हो रहा है। जनता परेशान है और पूरी जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ने हमने कुटलैड़ बदलाव बाइक रैली आज इसका आयोजन किया है, जिससे कि पूरी कुटलैड़ की जनता में, प्रशासन में, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये संकेत जाए कि कुटलैड़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनको उखाड़ने के लिए तैयार हैं और अब कांग्रेस पार्टी की यहाँ विजय होने वाली है। बिल्कुल पिछले 32 वर्षों में जितने चुनाव हुए हैं उसमें अनेक कारण रहे हैं, कई कारण रहे हैं, तो उसमें थोड़ा जो आपने कहा है ये भी हो सकता है, पर जो भी कारण रहे हैं उनसे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको दूर करते हुए अपनी योजना बनाई है। अब कोई भी कारण नहीं बनेगा और कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को एक आतंकी संगठन ने धमकी दी है। यह धमकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेस्टोरेंट फ्रंट ने जारी की है। आतंकी संगठन ने द रेस्टोरेंट फ्रंट ने आजाद को यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। उनकी धमकी भरा पोस्टर इंटरनेट पर मीडिया पर जारी किया है। आतंकी संगठन द रेस्टोरेंट फ्रंट ने एक पोस्टर जारी कर कहा कि गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री ऐसे ही नहीं हुई है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आजाद ने पार्टी छोड़ने व जम्मू कश्मीर की राजनीति में शामिल होने का फैसला अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में रहकर किया था। आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने के पहले आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। टीआरएफ ने अपने धमकी भरे पोस्टर में यह भी तर्क भी दिया है कि आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। संगठन ने कहा कि दिल्ली पर कुछ विदेशी संस्थाएं जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में यहाँ विधानसभा के चुनाव करवाने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है का बेहतर विकल्प है। इस पर अमली जामा पहनाने के लिए गुलाम नबी आजाद को प्लान बी के तहत यह भेजा गया है। गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं भेजता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में। मुझसे मत बुलवाओ। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।